नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 5 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, यानी भारत सरकार कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात देने जा रही है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी आज कोची से मंगलुरु तक, ये ध्यान रखेंगे, बनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जैसा कि इसमें उनका चित्र दिख रहा है। यह पाइपलाइन एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलपुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले से निकलेगी। इस परियोजना को पूरा करने में 3000 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, 3000 करोड़ रुपए, और इसके निर्माण से 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह एक देश और एक गैस ग्रिड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण कौन कर रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर बन जाएगा, कौन कर रहा है? गेल कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, गेल यानी गेल गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया, और इसके पास प्रतिदिन 12 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की परिवहन क्षमता है। यह कोच्चि में तरलीकृत प्रकृति गैस टर्मिनल से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगा। यह एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, जैसा कि मैंने बताया, इन जिलों से होकर के गुजरेगा। इससे क्या होगा कि वायु की गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। इस पाइपलाइन से पर्यावरण हितैषी और सस्ता ईंधन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी जिसे क्या कहेंगे, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस के रूप में मिलेगा, और परिवहन क्षेत्र को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलेगी। तो यह पाइपलाइन जिन जिलों से गुजरेगी वह व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस मिलेगी। स्वच्छ ईंधन के उपभोग से वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, और वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा तो हमारा पर्यावरण भी इससे सुरक्षित होगा। तो इसमें ये सारी पॉइंट दिए गए हैं। या वन नेशन वन गैस ग्रिड, यह जो है, ध्यान रखेंगे, हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो 2019 के बजट में उन्होंने इसकी चर्चा की थी, वन नेशन वन ग्रिड प्लान। इसका उद्देश्य है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके उद्देश्य में मतलब हर घर को 24 घंटे समान दर पर बिजली उपलब्ध कराना है, यानी साल 2022 तक हर घर तक बिजली और एलपीजी कनेक्शन को पहुंचाया जाएगा। इसी में थोड़ा सा गेल के बारे में, चूंकि गेल ने इसको तैयार किया है, तो इसके जो सीईओ हैं श्री मनोज जैन हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार, यानी भारत सरकार के पास है। 52.1% इसका जो स्वामित्व में जो परसेंटेज है, और यह दोस्तों गेल महारत्न कंपनी का दर्जा इसको दिया गया है। कब दिया गया था? 2013 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की, और राष्ट्र पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अब देखिए यहीं पे प्रश्न आएगा कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन कौन कर रहा है? तो सीधे याद रखना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यानी CSIR NPL राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है। देश के लोगों को एक साथ दो वैक्सीन, कौन कौन सी? कोवैक्सीन और कोविशील्ड का तोहफा मिला है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों का ऋणी है, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम ने कहा कि CSIR NPL ने आज जिस नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को देश को सौंपा है,
उससे भारत नैनो सेकंड तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। देखिए यहां भी ये शब्द आ गया, आत्मनिर्भर। तो पीएम ने कहा कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रैंकिंग है उसमें दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है, साथ ही इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और राष्ट्रीय निर्देशक द्रव्य। तो नेशनल एटॉमिक स्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ देता है, यानी भारत सेकेंड के अरबवें हिस्से को भी माप सकता है। वहीं भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए लैब में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लैबोरेटरी में उन उपकरणों की क्वालिटी चेक की जाएगी जिसके जरिए वायु और औद्योगिक प्रदूषण और उत्सर्जन की जांच की जाती है। यानी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं उसमें वहाँ उस क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता कैसी है या वहाँ पर लगाने लायक है, इन सब का मानक यह नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लैबोरेटरी के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा सा जान लीजिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव क्या है। तो यह इसको ध्यान रखेंगे कि CSIR NPL के द्वारा यह आयोजित है और इस बार का जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ हर जगह, यानी इसको कहते हैं समावेशी विकास। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास यानी सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ किया जाना। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत। तो इसी तरह से यहाँ पर मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन इस बार का विषय है, थीम है इस कॉन्क्लेव 2021 का। अब बढ़ते हैं दोस्तों बर्ड फ्लू। कोरोना नामक महामारी ने तो पूरा तबाही मचाया ही था, साथ में फिर से बर्ड फ्लू वापस आ गया है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह वायरल संक्रमण है। बर्ड फ्लू की कई किस्में हैं, लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा की सबसे आम शक्ल पक्षियों तक सीमित है। यह पक्षियों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन दोस्तों इसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, मानव, सब इससे संक्रमित हो सकता है। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल ने सोमवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। सैकड़ों पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू का कारण माना जा रहा है। इसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों ने बीमारी का अलर्ट जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के पोंग डैम, ध्यान रखेंगे पोंग डैम कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, के पास 2300 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। यानी हर राज्यों से यह खबरें आ रही हैं दोस्तों। इसी तरह से केरल के अलपुजा, कोट्टायम में भी बीमारी के 12,000 बतखों की जान चली गई है। इसी तरह से राजस्थान के झालावाड़, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, दौसा जिले में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि की गई है। बीमारी से मरने वाले पक्षियों में ज्यादातर कौवों की संख्या थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश ने एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8, जनरली एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को H5N1 कहा जाता है, को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 160 कौवें और इंदौर में 2 बगुलों की मौत के बाद मामला सामने आया। तो इस तरह से यह सब राज्य अपना चौक चौबंद हो गए हैं, एकदम से जागरूक हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में होता है, लेकिन ये पालतू मुर्गियों में आसानी से फैल जाता है। यह बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से फैलता है। दोस्तों संक्रमित मुर्गियों के 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाए गए मांस या अंडे के सेवन से बर्ड फ्लू नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित मुर्गी के अंडों को कच्चा या उबाल कर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर पाए जाने वाले संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाला कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों को देखभाल करने के लिए लोगों को भी बर्ड फ्लू हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है उसको लेकर के सावधान रहना। दोस्तों बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? यह खास तरह का इसमें श्वास रोग होता है, यानी ब्रीदिंग डिजीज होती है। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इसमें संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कतें, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक
नाक बहना, बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर लगता है कि बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं आप, तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्या होता है बर्ड फ्लू? यहीं पर एक लाइन में थोड़ा सा समझ लीजिए। बर्ड फ्लू कई तरीके के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। इसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था दोस्तों। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। बहुत सारी मुर्गियों को मार दिया गया था और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा। तो दोस्तों, विच पीपुल आर एट रिस्क ऑफ बर्ड फ्लू, किन लोगों को होता है बर्ड फ्लू का खतरा? तो ध्यान रखेंगे कि H5N1 लंबे समय तक जीवित रहने की इसमें क्षमता होती है। 10 दिनों तक यह जिंदा रहता है। तो दूसरी सतहों को छूने से या संक्रमण से यह फैल सकता है। अगर इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। तो बहुत ही जरूरी है कि इस समय यह ध्यान देना। तो क्या है इसका इलाज? तो इसका इलाज अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीकों से इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटे के भीतर इसकी दवाएं लेना जरूरी हो जाता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा इसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्य को भी दवाई ली जानी चाहिए, भले ही उन पर इस बीमारी का लक्षण ना हो। इसका बचाव क्या है? इससे बचने के लिए डॉक्टर अपनी फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा खुले में बाजार में जाने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने, अध पका चिकन खाने से बचें। हाइजीन बनाएं, मतलब साफ सुथरा रखें, हाथ धोते रहें, जो कि कोरोना में हम लोग करते करते आदी हो गए हैं। तो ऐसे में अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो यह बीमारी हमको ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इस तरह से यह बर्ड फ्लू दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अमेरिका कैन विथड्रॉ द स्टेटस ऑफ नॉन नाटो एलाई फ्रॉम पाकिस्तान। नाटो क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यह अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। शीत युद्ध, कोल्ड वार के दौरान यह स्थापना की गई थी। तो इसमें जो है इस समय वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। तो यह पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी संसद के 117वें सत्र के शुरुआती दिन एक सांसद ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोग दर्जा खत्म करने के लिए प्रतिनिधि सभा में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक विधेयक पेश किया है। रिपब्लिकन सांसद एंडी बिग्स ने जो विधेयक पेश किया है उसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने की बात की गई है और यह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। विधेयक में राष्ट्रपति इस बात को प्रमाणित करने की बात की गई है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों के खिलाफ अभियोग चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के तौर पर नामित किया गया, यानी 2004 में इसको नामित किया गया था। अब इसे हटाने की बात की जा रही है। तो इस समय 17 देश अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी हैं। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में ही पाकिस्तान को मिलने वाली सभी वित्तीय एवं सुरक्षा सहायता को रोक दिया था। उनके प्रशासन ने पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने पर भी विचार किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार देश भी नामित किया था दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत पकड़ होती जा रही है। अब इससे फायदा क्या था? इस दर्जे के कारण पाकिस्तान को अमेरिका की अधिक रक्षा आपूर्तियों तक पहुंच और सहयोगात्मक रक्षा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भागीदारी जैसे विभिन्न लाभ मिलते थे, वह खत्म हो जाएंगे। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान को प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा तब तक नहीं दे सकता जब तक राष्ट्रपति कार्यालय यह प्रमाणित नहीं करता कि पाकिस्तान अपने देश में हक्कानी नेटवर्क के पनाहगाह और उनकी गतिविधियों को ध्वस्त करने वाले सैन्य अभियान चला रहा है। दोस्तों, थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। दोस्तों, बेल्जियम डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। इसमें जो 30 मेंबर हैं, अभी 2019 में मेसिडोनिया देश
33वां सदस्य इसका बना दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसकी कैपिटल है स्कोपजे और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच और इसके जो सेक्रेटरी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। यह नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे इसकी स्थापना 1949 में 12 देशों ने की थी और आज बढ़ते बढ़ते यह 30 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में आज हम बात करेंगे। यह चित्र आपको दिख रहा होगा, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की यह जो है सशक्त महिला है नैन्सी पेलोसी, 80 वर्ष की हैं। इनको जो है अमेरिकी संसद के लिए दोबारा प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है दोस्तों। 216 यानी इनको नैन्सी पेलोसी को 216 और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी केविन मैककार्थी को 209 वोट मिले, यानी बहुत ही कांटे की लड़ाई थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सदन के अधिकारी ने बताया कि कुल 427 वोट डाले गए थे, इसमें से सीनेटर टैमी डकवर्थ और सांसद हकीम जेफरीज को एक एक वोट मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 435, ये भी पॉइंट याद रखना, सदस्यों को मतदान करने का अधिकार है, जबकि 6 ऐसे सदस्य हैं जो वोट नहीं डाल सकते। पेलोसी को हालांकि मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन 2014 की तुलना में उन्हें इस बार 2 वोट अधिक मिले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 117वीं संसद में अमेरिकी इतिहास में सबसे विविध संसद होगी, क्योंकि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने के 100 साल बाद यह रिकॉर्ड यहां 122 महिलाएं चुनकर पहुंची हैं और पुनः चुना जाने के बाद पेलोसी ने सदन के बाकी सदस्यों को भी शपथ दिलाई। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जस्टिस पंकज मित्तल स्वर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, विशेष राज्य का दर्जा इसे दिया गया था दोस्तों, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह बट गया और 31 अक्टूबर को यह अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इस तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग 2 केंद्र शासित राज्य हैं जिसकी संयुक्त हाई कोर्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई है। और दोस्तों हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 214 में भारत के राज्यों में उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। बजाज ऑटो बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी। दोस्तों भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी बाजार को पार करने के बाद दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है। बजाज ने मील का पत्थर हासिल किया है जब वह 2021 में अपने संचालन का 75वां वर्ष मना रहा, यानी 75 वर्ष की हो गई है यह कंपनी। थोड़ा सा जान लीजिए बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके संस्थापक जमनालाल बजाज और इसके प्रबंध निदेशक वर्तमान में राजीव बजाज हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज महत्वपूर्ण पुस्तकें लिया है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, जैसे बाबू जगजीवन राम का नाम सुना होगा दोस्तों। 32 ईयर यानी 32 साल यह कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम है कॉस्ट चैलेंज इन इंडिया। जेपी नारायण, जेपी मूवमेंट तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, समाजवादी नेता थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनकी पुस्तक का नाम प्रिजन डायरी है। इसी तरह से कमलेश्वर की जो महत्वपूर्ण कितने पाकिस्तान, यह काफी चर्चित किताब है। किरण बेदी जो वर्तमान में पुदुचेरी की डिप्टी गवर्नर है दोस्तों, इनकी और भी पुस्तकें हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, आई डेयर, फ्रीडम बिहाइंड बार्स, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखना। मेनका गांधी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, मंत्री भी हैं। हेड एंड टेल्स इनकी पुस्तक है। इसी तरह से धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे आधुनिक हिंदी जगत का जनक कहा जाता है, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, इसी तरह से विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, यह 10 पुस्तकें याद रखिएगा, कभी न कभी एग्जाम में आई हुई हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। संजय कपूर हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। दोस्तों संजय कपूर
का नाम उत्तर प्रदेश के कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर संजय कपूर अब शतरंज की बिसात पर रहेगी। यानी सोमवार को ऑनलाइन हुए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के चुनाव में वह सर्वाधिक 33 मतों के साथ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश चेस फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने चेन्नई के वेंकट रामा राजा को 2 मतों से हराया। उनके पैनल में सचिव, कोषाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 3 संयुक्त सचिव भी विजयी रहे। फेडरेशन चुनाव के कन्नन की देखरेख में किया गया दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कहा कि विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी तैयार करना उनका लक्ष्य रहेगा। शहर में शतरंज खेल की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक की जरूरतें पूरी करने के साथ इसके विकास पर फोकस रहेगा। स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताएं कराकर कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ी खोजे जाएंगे। तो क्रिकेट की तर्ज पर शतरंज के टूर्नामेंट आयोजित कराकर बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का रुझान बढ़ाएंगे, ऐसा संजय कपूर ने कहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक साथ एक लाइन में प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर, उपाध्यक्ष अनंत डीपी, भवेश पटेल, विपनेश भारद्वाज, अजय अजमेरा, पीसी लाल, लियान थंगा और नियापुंग कोनिया। सेक्रेटरी हैं भरत सिंह चौहान। इसी तरह से संयुक्त सचिव राजेश आर, महेंद्र ढाकल, अतुल कुमार, मुघोई आबोमी, दिलजीत खन्ना और अतानु लहरी। कोषाध्यक्ष नरेश शर्मा है। तो ये एक जगह हमने कर दिया है। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों आज हम बात करेंगे मृदाओं की, यानी भारत की सॉइल्स की। यहाँ से भी प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए आज देखिए, वैसे तो भारत में 8 प्रकार की मृदाएं होती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पर। 8 प्रकार की मृदाएं होती हैं। आज हम लोग 4 मृदाएं, फिर अगले दिन हम 4 मृदाओं की चर्चा करेंगे। तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल, इसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। जैसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, इसे एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है दोस्तों। और यह भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, यानी भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली यह मृदा है। एल्यूवियल सॉइल इज मेड बाई सेडिमेंट डिपॉजिट विच इज ब्रॉट बाई रिवर, यानी यह औषधि कह सकते हैं, औषधों और गादों के जमाव से निर्मित यह मृदा होती है, नदियों के द्वारा लाए गए। तो यह जो है ध्यान रखेंगे, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास और चूना पत्थर तो पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश का अभाव पाया जाता है, लैक्स इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। दोस्तों हमारे देश की मृदाओं की बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण मृदाएं हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि सभी फसलें उगाई जाती हैं। और इसका जो क्षेत्र होगा, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, इसलिए देखिए मैंने क्या कह दिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान और दक्षिण भारत के तटीय मैदान जहां नदियां गिरती हैं, जैसे इधर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदियां जहां गिरती हैं, उन तटीय क्षेत्रों में यह एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल, इसका निर्माण कैसे हुआ, लावा के विखंडन से। बैसाल्टिक लावा मैग्मा के रूप में फैल गया और दिस बैसाल्टिक लावा इज चेंज इन ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जिसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। दिस सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन एग्रीकल्चर, यानी कपास की खेती के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है दोस्तों। इस मृदा में मुख्यतः कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, गेहूं इत्यादि। और दोस्तों आप देख सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया से जो बैसाल्टिक लावा निकला था, तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, कपास, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा दक्कन पठार क्षेत्र में ही यह काली मृदा पाई जाती है। इसकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता इस मृदा की सबसे ज्यादा होती है। और इसका काले रंग के पीछे होने का कारण क्या है, मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस के रूप में पाया जाना तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। और कपास की खेती के लिए यह बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। इसीलिए ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल, सेल्फ प्लाइंग सॉइल के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अब बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो यह जो है ध्यान रखिएगा, यह मेटामॉर्फिक यानी प्राचीनतम चट्टान, यानी सबसे प्राचीनतम मृदा की बात की जाए तो लाल एवं पीली मृदा। और ध्यान रखिएगा कि ये लाल और पीली मृदा एक साथ साथ ही पाई जाती हैं, जिसकी अपर लेयर जो है याद रखना रेड होती है, लोअर लेयर इसकी जो है याद रखना येलो होती है। तो अपर लेयर देखिए आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और नीचे हाइड्रेटेड फॉर्म में, चूंकि जब देखिए जमीन के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है कुछ आर्द्रता होगी, तो हाइड्रेटेड जल योजित क्रिया के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो याद रखेंगे रेड एंड येलो सॉइल, आसानी से याद हो जाएगा। तो यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और जल योजित क्रिया के कारण यह पीली दिखाई जाती है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में भी कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज की खेती होती है। और दोस्तों यह मिट्टी
दक्षिण भारत में खासकर, मैंने क्या कहा, पुरानी मृदा है तो जाहिर सी बात है प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा पाई जाएगी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिलों, मेघालय और मेनली ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों में, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी यह मृदा खूब पाई जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लैटेराइट सॉइल। यह मृदा, दिस सॉइल इज फाउंड इन दोज एरियाज वेयर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी इस मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दोस्तों थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसमें लीचिंग प्रोसेस होता है। जब वर्षा तेजी से होती है, देखिए ऊपर इसके एल्युमिनियम, आयरन, सिलिका और लाइम, चूना पत्थर के कण होते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो अब बारिश के बाद कुछ पानी एवापोरेट होकर ऊपर बढ़ चला जाता है, बादल बन जाता है, कुछ जल जो है अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है पोरोसिटी के द्वारा, संरंध्रता जिसे कहते हैं, तो जमीन के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों सिलिका और चूना पत्थर के कण घुल कर यह नीचे चले जाते हैं। इसी को जैसे चाय आप बनाते हैं, छन्नी से छान लेते हैं, ऊपर अवशेष बच जाता है, पूरी चीजें नीचे नहीं आ पाती। इसी तरह से एल्युमिनियम और आयरन ऊपरी लेयर पर बचा रह जाता है और सिलिका और चूना पत्थर कण घुल करके नीचे चले जाते हैं। यही कारण है कि यह मृदा, हमेशा ध्यान रखें, मानसूनी जलवायु आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, यही देख रहे हैं ना, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिका भी घुल जाता है, काफी मात्रा में चला जाता है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं एल्युमिनियम, यहां पर लिख सकते हैं, ज्यादातर पाया जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह से जब जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, लेकिन मेन जो है चूना पत्थर और सिलिका घुल करके नीचे चले जाता है, ऊपर एल्युमिनियम और आयरन के कण बनते हैं। यही कारण है कि इसकी जो है प्रकृति थोड़ा अम्लीय हो जाती है। तो यह मिट्टी, जैसे केरल के तटीय, केरल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वहाँ उस क्षेत्रों में यह उगाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों, ढलानों क्षेत्रों में चाय, तो इसमें चाय है, काजू है, कॉफ़ी है, ये सब फसलें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो आज हमने इतनी मृदाओं के बारे में बताया, अगले दिन हम अन्य 4 मृदाओं की चर्चा करेंगे। अब आते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में। सबसे पहले तो 3 तारीख को हमने आप लोगों को एक हमसे गलती हो गई थी, हालांकि ये हमारे लिए बहुत, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आप लोग गलतियां पकड़ने लगे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग इस खबर को अच्छे से सुनते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को, उन्होंने कहा कि सर आपने 41 वेटलैंड बताए हैं। एकदम सही कहा कि हमने 41 ही लिया था नाम, हालांकि 24 दिसंबर को अभी 42वां जो बना है, जो बच्चों ने बताया, तो ये ध्यान रखेंगे कि 24 दिसंबर को हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर मंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा की 42वें रामसर साइट की। तो भारत में वर्तमान में 42 रामसर स्थल हैं। तो अगर ये 41 हमने बताया, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग, यह इसका मतलब है कि अच्छे से खबर को सुन रहे हैं। यही कारण है कि देखिए कि स्लिप कर गई बात, 42 वेटलैंड थे, हम 41 ही बताए। अगर आप लोग वास्तव में गौर से नहीं सुनते तो ये छूट जाता। हालांकि मैं खबर को आप लोगों को अपलोड करने के बाद जरूर एक बार सुनता हूं, तो मुझे पता चल गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखा कुछ बच्चों के मैसेज आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा, यानी बच्चों ने सीरियसली देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आज के जो समाचारों में, कल का आंसर देने वालों में विश्वजीत कुशवाहा, वैष्णवी मते फिर से वापस आ गई हैं, उदय, सौरभ चौधरी, दीपेश शर्मा, विक्की, सूरज उपाध्याय, ज्ञान रंजन साहू, ये लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं, ऋतिक सिंह, विनय शर्मा, शुभम रघुवंशी, विवेक सिंह, अप्सरा, नेहा हंस, सुकेश कुमार चौरसिया, नीलम सिंह, सुमेंदु, किरण शाह आदि लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है और कमेंट भी किया है, और मैं ही आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग इसी तरह के उत्तर देंगे। तो आज पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इन विच ईयर वाज द वन नेशन वन ग्रिड प्लान अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो किस वर्ष किया था, किस बजट में घोषणा? 2015 के, 17 के, 19 के या 20 के? तो इसमें से आपको बताना है। नेक्स्ट है, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी द्वारा, या डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का पहला केस सर्वप्रथम किस देश में मिला था? इंडोनेशिया, भारत, हांगकांग या
सिंगापुर। 1997 में पहला केस मिला था दोस्तों, यह याद रखना। अगला है प्रश्न, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ब्रुसेल्स में है, या जिनेवा में है, या स्टॉकहोम में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल, गीता मित्तल, या नारायण स्वामी, या गोविंद माथुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो लिमिटेड का मुख्यालय कहां अवस्थित है? मुंबई, पुणे, इंदौर, या गाजियाबाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार, या काशीराम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? इसमें से आपको बताएं, डॉक्टर संजय कपूर, भरत सिंह चौहान, नरेश शर्मा, अतुल कुमार। ये सभी जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के मेंबर हैं। कोई उपाध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, तो ध्यान रखना इसमें से आपको अध्यक्ष बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है? हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, या टेरा मोटर्स कॉर्पोरेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, या लेटेराइट मृदा? तो इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को शीघ्र देना है और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।